मैं कहीं कभी न बन जाऊं। यह तो सभी जानते हैं कि मोहम्मद रफी अपने बड़े भाई के साथ मुंबई आए थे और मुंबई आने के बाद वह भिंडी बाजार में रहा करते थे। उनकी आंखों में एक आस थी और दिल में एक सपना था कि वह भी बॉलीवुड के बड़े सिंगरों में भी अपनी पहचान बनाएंगे और उन सिंगरों के कैटेगरी में जाकर खड़े होंगे। कहाँ चल दिए इधर तो आओ। लेकिन उस दौर में भी फिल्मी माहौल आसान नहीं था और आज भी आसान नहीं है। उस दौर के तलत महमूद जैसे चर्चित गायक अपनी शानदार आवाज से लोगों के दिलों पर राज कर रहे थे। दूसरी तरफ के.एल. सहगल साहब का नाम भी बड़े सम्मान से लिया जाता था और वो भी एक चर्चित गायक थे। तो यह अभिनय की दुनिया में दिलीप कुमार अपनी पहचान बना रहे थे, जबकि लता मंगेशकर भी अपनी संघर्ष की शुरुआती दौर में थी। इसी समय किशोर कुमार भी अपने करियर को बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। तो इसी माहौल में मोहम्मद रफी साहब भी लगातार संघर्ष कर रहे थे। मैं गलियों का राजा, तू महलों। उस समय मुकेश भी उभरते हुए गायक थे और अपनी आवाज से, अपने गानों से दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। उस दौर में बॉलीवुड में कड़ा मुकाबला था और आज भी यह मुकाबला देखने को मिलता है। ऐसे माहौल में अपनी पहचान बनाना किसी कलाकार के लिए आसान नहीं था। तेरी बिंदिया रे, हाय हाय। मुंबई आने के बाद मोहम्मद रफी साहब ने कई गानों में कोरस के तौर पर अपनी गायकी की शुरुआत की। इसके बाद उन्हें फिल्म गुल बुलोज, जो कि पंजाबी फिल्म थी, उससे उन्हें मौका मिला। इसके बाद मोहम्मद रफी साहब बॉलीवुड में कई अनेक गीत गाए, कान में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटके। लेकिन बहुत से फिल्मों में गीत गाने के बाद भी मोहम्मद रफी साहब को वह पहचान नहीं मिल रही थी जिसके लिए वह मुंबई आए थे। फिर एक ऐसी फिल्म आई जो कि मोहम्मद रफी साहब की किस्मत ही बदल दी और उस फिल्म का नाम था बैजू बावरा। इस फिल्म का एक गाना आज भी बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर किसी के जुबान पर है और उस अमर गीत के बोल हैं, वो दुनिया के रखवाले। ओ दुनिया के रखवाले। यह गीत मोहम्मद रफी साहब के जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। इस गीत ने उन्हें एक नई और मजबूत पहचान दिलाई भारतीय सिनेमा जगत में और इस गाने के बाद मोहम्मद रफी बॉलीवुड के चुनिंदा गायकों में गिने जाने लगे। इसके बाद मोहम्मद रफी साहब ने एक से बढ़कर एक फिल्मों के गानों में अपनी आवाज दी और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया और इनके गानों को दर्शकों द्वारा काफी प्यार मिलने लगा। कौन है जो सपनों में आया। इसी बीच एक फिल्म आई थी जिस फिल्म का नाम था चौधनी का चांद, जिसका टाइटल सॉन्ग चौधनी का चांद हो या आफताब हो, चौदहवीं का चांद हो। आज भी उतनी शिद्दत से सुना जाता है यह गीत। और इस फिल्म में हमें गुरुदत्त नजर आए थे और सबसे बड़ी बात यह थी कि इसी गीत के लिए उन्हें पहली बार बेस्ट प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, जिसने उनके शानदार कैरियर में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि जोड़ दी। और फिल्म चौधनी का चांद, जो कि साल 1960 में रिलीज की गई थी और मोहम्मद रफी साहब का यह पहला फिल्म फेयर अवार्ड था। चौधनी का चांद फिल्म रिलीज होने के अगले साल यानी कि साल 1961 में फिल्म ससुराल आई थी, जिसका एक गीत बहुत ही लोकप्रिय हुआ था और उस गीत के बोल थे, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर न लगे, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को। और इस गीत के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके बाद साल 1962, साल 1963 और 64 में मोहम्मद रफी साहब को बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए फिल्म पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन साल 1965 में उन्होंने एक बार फिर शानदार वापसी की। फिल्म दोस्ती के अमर गीत चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे के लिए उन्हें फिर से बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे। हालांकि इसके बाद भी मोहम्मद रफी साहब को कई गीतों के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला, जिसकी हम चर्चा आने वाले अगली वीडियो में करने वाले हैं। तो अगली वीडियो कहीं मिस ना हो जाए, इसके लिए अभी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में मोहम्मद रफी साहब की कुछ और अनसुनी बातों के साथ।